बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11, क्रिया, काल और वाच्य। बालिका गा रही हैं, बच्चे कक्षा में हिंदी पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में गाने और पढ़ने के कार्यों का जिन शब्दों द्वारा बोध हो रहा है वे क्रियाएं। क्रिया वाक्य की अनिवार्यता है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता, अतः प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे राधिका पत्र, अब पत्र क्या लिख रही है, पढ़ रही है, क्या है? इसमें क्रिया नहीं है। राधिका पत्र पढ़ रही है, ये क्रिया के साथ है। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे खेतों में फसल पक गई, ये अपने आप ही हो गई ना, स्वयं। किसान फसल काट रहा है, ये किसान द्वारा क्रिया की जा रही है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। जैसे हंसिका ने गीत गाया, एक शब्द। हंसिका गीत गा रही है, अधिक शब्द। क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नीरज खेल रहा है, नीरजा खेल रही है, यहाँ पे है लिंग परिवर्तन के कारण। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं, यहाँ पे वचन के कारण जो है परिवर्तन हुआ है। मैदान में बहुत बड़ा मेला लगेगा, मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है। इसमें क्या हुआ? इसमें काल यानी समय के कारण परिवर्तन हुआ है। क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। माँ ने बाजार से साड़ियां खरीदी, एक क्रिया। माँ ने बाजार जाकर साड़ियां खरीदी, दो क्रिया। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे धोबिन कपड़े धोती है, स्त्रीलिंग एक वचन। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पुल्लिंग बहुवचन। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे छात्रा ने कविताएं सुनाई, श्याम ने आम खाया। यहाँ पे स्त्रीलिंग बहुवचन और यहाँ पे पुल्लिंग बहुवचन एक वचन। धातु, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चा माँ की बात सुन रहा है, तुम गाना सुन रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। इन सभी वाक्यों में आए क्रियापदों में सुन शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द क्रिया का मूल रूप यानी धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू लेख, तू पढ़, तू जा, तू खा। फिर हम आते हैं क्रिया के भेद पे। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर या प्रयोग संरचना के आधार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अ बिना कर्मक, कर्म के वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो इस प्रकार जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। बालक सो रहा है, मोर नाच रहा है, ये करता है, ये क्रिया, ये करता है, ये क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किस, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे निकिता हंस रही है, निकिता क्या हंस रही है। नवीन भाग रहा है, नवीन क्या भाग रहा है। सकर्मक क्रिया, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस निकिता हंस रही है, दैट्स इट। स साथ कर्मक यानी कि कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना आदि।
प्रिया फल काट रही है, अन्य संतरे का रस पी रहा है। कर्ता कर्म क्रिया कर्म क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वो क्रिया का कर्म होता है, यानी क्रिया सकर्मक है। जैसे मानसी कपड़े धो रही है, मानसी क्या धो रही है? कपड़े। राजीव चित्र बनाता है, राजीव क्या बनाता है? चित्र। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राखी कपड़े सुखाती है, राखी क्या सुखाती है? कपड़े। कर्ता कर्म क्रिया, मुकुंद फूल तोड़ रहा है, कर्ता कर्म क्रिया, मुकुंद क्या तोड़ रहा है? फूल। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई, कर्ता कर्म कर्म क्रिया। कौरव ने हर्ष को पुस्तक दी, कर्ता कर्म कर्म क्रिया। ठीक है। राधा ने किसको कहानी सुनाई? बच्चे को। राधा ने बच्चे को क्या सुनाई? कहानी। गौरव ने किसे पुस्तक दी? हर्ष को। गौरव ने हर्ष को क्या दी? पुस्तक। ध्यान दीजिए, कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती हैं। जैसे विनीत पढ़ रहा है, कर्म का अभाव, कर्ता क्रिया। यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है, जैसे पुस्तक, कहानी, पत्र आदि। अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, किस्मत क्या खेलती है? खेल। कर्म क्रिया। प्रयोग, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक या सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी ने दरवाजा खोला, 2 बिट कपड़े लाए। संयुक्त क्रिया, साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। ठीक है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सुनैना घरेलू काम कर रही है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। राजीव माँ बुला रही है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आ गया। रंजक सहायक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वो रंजक सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों बाहर आ जाओ, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। मदारी खेल दिखा रहा है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फिल्म, फिल्माना, लज्जा, लचाना, बात, बतिया। झूठ, झुटलाना, टक्कर, टकराना, लात, लतियाना। सर्वनाम शब्द से अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना, मोटा, मुटियाना। साठ, सठियाना, चिकना, चिकनाना। अनुकरणात्मक शब्दों से थप थप, थपथपाना, गुनगुन, गुनगुनाना, भिन भिनाना, गुड़गुड़ाना। बड़बड़, बड़बड़ाना, खटखट, खटखटाना, दंदनाना, टिमटिमाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना बिल्ली को दूध पिलाती है, रमा खरगोश को गाजर खिलाती। इन दोनों वाक्य में पिलाती, खिलाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। जैसे विपुल दूध पीता है, माँ विपुल को दूध पिलवाती है। दोनों स्थितियों में विपुल दूध पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं दूध पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर दूध पी रहा है। तो इस प्रकार यहाँ 2 प्रकार के कर्ता हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है
तब वो क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे नमन बच्चे को पाठ पढ़ाता है, तो कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। प्रिया बच्चे को नहलाती है, कर्ता स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वो क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अमन गौरव से बच्चे को पढ़वाता है। अमन स्वयं कार्य न करके गौरव को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। गौरव दर्जी से प्राची के कपड़े सिलवा रहा है। गौरव दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना, लिखाना, लिखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ थैला लेकर बाजार गई, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया। शेखर ने भागकर बस पकड़ी, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया। इन वाक्यों में लेकर तथा भागकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये गई तथा पकड़ी मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो रही हैं। जैसे परी घर आकर खेलने गई, चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई। बेटा खाना खाकर चले जाना, सोनल पढ़कर सोने चलिए। काल, कुछ क्रियाएं बीते समय में हो चुकी होती हैं, कुछ चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही होती हैं, तो कुछ आने वाले समय में घटित हों। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। कृति बस में चढ़ रही है, देव सुंदर चित्र बनाता है। कृति बस में चढ़ गई। देव ने सुंदर चित्र बनाया, कृति बस में चढ़ेगी, देव सुंदर चित्र बनाएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही हैं। चढ़ रही है तथा बनाता है क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं। चढ़ गई और बनाया क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं तथा चढ़ेगी और बनाएगा क्रियाएं आने वाले समय में हो। तो क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल की। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूलों पर मंडरा रही है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, नुपुर गुड़िया से खेल रही है, नौकरानी बर्तन धो रही है। वर्तमान काल के भेद, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे शेर जंगल में शिकार कर रहा है, समाचार वाचक समाचार सुन रहा है। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे रमाकांत मंदिर में पूजा करता होगा, उर्वशी मंच पर नृत्य करती होगी। ठीक है। फिर आता है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो काम बीते हुए समय में हो चुका, कल हो चुका या पहले हो चुका। ठीक है, तो वो आता है भूतकाल में। जैसे हमारी बेचैनी और तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से झील की तरफ बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक शुरू हो गया। मुग्धा ने खाना खाया, मुग्धा खाना खा रही थी, मुग्धा खाना खा चुकी थी। मुग्धा खाना खा चुकी होगी, मुग्धा खाना खाती थी, खाना बना होता तो मुग्धा खा लेती। भूतकाल के भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल।
सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वो सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे मनोहर ने आदेश दिया, सुगंधा ने कविता सुनाई। अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी, प्रियंका विद्यालय जा रही थी। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी सैर करके आ गए, आया बच्चे को नहला चुकी है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, पिताजी दफ्तर चले गए हों। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी होगी तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बबलू लाख की चूड़ियां बनाता था, गांव के लोग उससे चूड़ियां ले जाते थे। हेतु हेतुमत भूतकाल, जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राघव समय पर स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी ना छूटती, यदि वृक्ष न कटते तो वर्षा समय पर होती। भविष्यत का, भविष्य यानी आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, अध्यापक कांच की चूड़ियां पाठ पढ़ाएंगे, माँ थोड़ी देर में बच्चे को सुलाएगी और मृदुल एक मधुर गीत सुनाएगा। भविष्यत काल के भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अदिति चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, वाणी नींबू पानी सबको पिला। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद हम गोवा घूमने जाएं, शायद आज शाम को पिताजी जल्दी घर आ। ध्यान दीजिए, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूं, हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाने के बाद होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूं आदि लगाया जाता है। सामान्य भविष्यत में क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे, ऊंगी आदि लगाया जाता है। फिर है वाच्य। नीरज पत्र लिखता है, नीरज के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, नीरज से चला नहीं जाता। यहाँ पहले वाक्य में लिखा है क्रियाकर्ता नीरज के अनुसार है, दूसरे वाक्य में लिखा जाता है क्रियाक्रम पत्र के अनुसार है, कर्ता नीरज के अनुसार नहीं। तीसरे वाक्य में क्रिया की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, यहाँ केवल भाव की प्रधानता है। ठीक है, क्रिया का यही रूपांतर जिससे पता चले कि क्रियाकर्ता कर्म भाव में से किसके अनुसार है वाच्य कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूपांतर से ये जाना जाए कि उसके विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य और उसके भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में कही गई क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मंजू पुस्तक पढ़ती है, लड़के गेंद से खेलेंगे, स्वदेश विद्यालय जाएगा, मधु और सुधा कढ़ाई कर देंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता है अतः कर्तृवाच्य के रूप है। कर्मवाच्य, जब वाच्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो और कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन व पुरुष हों तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अनिल से पुस्तक पढ़ी जाती है, रमा से दूध नहीं पिया जाता, मधु से पत्र लिखा जाता है, फिर मेरे मित्र से फिल्म नहीं देखी जाती। ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्म पुस्तक, पत्र, दूध तथा फिल्म है अतः ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। भाववाच्य,
जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय न कर्ता हो न कारण हो अपितु भाव अर्थात क्रिया का अर्थ ही हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, वंदना से डरा जाता है, राम से उठा नहीं जाता, खांसी के कारण मुझसे बोला नहीं जाता। ठीक है। इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता नहीं है अपितु भाव ही है, अतः ये भाववाच्य के रूप है। ध्यान दीजिए, भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से ही बनता है। फिर आता है वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, सुधा पत्र लिखती है, सुधा से पत्र लिखा जाता है। मधु गीता पढ़ती है, मधु से गीता पढ़ी जाती है। लड़के परीक्षा दे रहे हैं, लड़कों से परीक्षा दी जा रही है। कुसुम भोजन करती है, कुसुम से भोजन किया जाता है। वरुण राजा दूध पीता है, वरुण राजा से दूध पिया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, मधु सोती है, मधु से सोया जाता है। सुधा उठी, सुधा से उठा गया। लड़के दौड़ेंगे, लड़कों से दौड़ा जाएगा। बच्चे रोएंगे, बच्चों से रोया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया काल और वाच्य, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।